हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है ये, टेंशन मत लेना इसकी बिल्कुल भी। जिन जिन बच्चों को टेंशन है इन चैप्टर्स में, कैलकुलस में पूरे, तो ऐसे समझो कि आपकी टेंशन अब मेरी टेंशन हो गई। पूरे अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी के बेसिक्स, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक्स सीखेंगे एंड फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक डाल लो कॉन्टिन्यूटी। इस वर्ड से, कॉन्टिन्यूटी वर्ड से आपको समझ क्या आ रहा है? सबसे पहले मुझे ये बताओ। कॉन्टिन्यूटी इट मीन्स कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कॉन्टिन्यूअस होना। जैसे देखो, मेरा ये कोई ग्राफ है, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं हो रहा ना ये। जैसे देखो, मेरा एक और ग्राफ ले लेते हैं। जैसे ये कोई ग्राफ है ऐसे करके, ये बताओ कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये बीच में ब्रेक हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस का आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, जब भी हमारा पेन उठ रहा हो तब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। जैसे देखो, यहां पे हमारा पेन उठ गया था बीच में, ऐसे मैंने यहां पे बनाया, फिर पेन को उठाना पड़ा मुझे, फिर दोबारा लगाया, ऐसे बीच में पेन उठ गया ना, तो ये हमारा नॉन कॉन्टिन्यूअस है। नॉन कॉन्टिन्यूअस। और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसमें देखो हमारा पेन उठा नहीं, लिफ्ट नहीं हुआ हमारा पेन, पूरा का पूरा हमने ऐसे बनाया यहां से लेके यहां तक, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। बस मोटा मोटा हमारा यही मतलब है कॉन्टिन्यूटी का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये ग्राफ हमारा पूरा नॉन कॉन्टिन्यूअस है? जो मैंने ये ग्राफ बनाया है, ये पूरा नॉन कॉन्टिन्यूअस है क्या? नहीं, ये ग्राफ यहां से लेके यहां तक तो कॉन्टिन्यूअस है ना, उसके बाद यहां से लेके यहां तक भी हमारा कॉन्टिन्यूअस है। बस इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है हमारा, जैसे इसको 2 मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है ना हमारी, इसको यहां पे 2 मान लेते हैं। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस है। अभी इस बारे में मैं आपको और अच्छे से भी समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे बीच में ब्रेक हो रहा है। इस बारे में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होता है, कहाँ पे नहीं होता। अब मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल बताता हूँ, कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन कॉन्टिन्यूअस के। आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। सबसे पहले ये लिखो आप, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के एग्जाम्पल क्या होंगे। जैसे फर्स्ट मैं मान लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे एक्स ले लेते हैं। अब आप मुझे इसका ग्राफ बना के दिखाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का। ऐसे समझो एफ एक्स की जगह वाई लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल टू एक्स का मुझे ग्राफ बना के दिखाओ। कैसे बनाएंगे? याद करो ना, क्लास 10th क्लास 9th में हम करते थे। यहाँ पे एक्स वाई ले लो, ऐसे करके इसका ग्राफ बनाओ। यहाँ पे कुछ एक्स की वैल्यू लेते रहो और वाई की वैल्यू आती रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू 1 ली, वाई की वैल्यू 1 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 ली, वाई की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे बहुत सारे आप ले सकते हो, जितने मर्जी। जब आप वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसे। ये हमारा वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो अब आप मेरे को खुद बताओ, क्या ये हमारी जो लाइन आ रही है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि देखो हमारा कहीं भी पेन लिफ्ट नहीं हुआ, ऊपर नहीं हुआ, पूरा हमने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे बना दिया, ऐसे और आगे भी जा सकते थे। इट मीन्स ये वाला जो हमारा ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, चलो इसका ग्राफ बना के दिखाओ। यहां पे कुछ वैल्यूज ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लेना, जो आपका मन करे वो वाली वैल्यूज ले लो। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। एफ एक्स को आप वाई भी मान सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अपने आप ही ये कैसे बना दिया? क्योंकि गाइस हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, ये हमारा क्या होता है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, पैराबोला की, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने पैराबोला बना दिया। अब आप मुझे खुद बताओ, जो ये चीज है, ये वाला जो हमारा ग्राफ है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? कॉन्टिन्यूअस है। हेंस हमारा ये भी एग्जांपल हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस का। एक और एग्जांपल दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हो आप।
दूसरे पेज पे आ जाता हूँ, नीचे जगह नहीं है ना। 2-3 एग्जांपल ही दे रहा हूँ बस, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, उसके बाद नॉन कॉन्टिन्यूस पे आएंगे। ये हमारा तीसरा एग्जांपल है कॉन्टिन्यूस का। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। अब आप इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज डालो और निकालो, क्या आएगा। जैसे मैं एक्स की वैल्यू 1 डालता हूं तो वाई हमारा 1 आ जाएगा, इसको वाई ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू मोड एक्स। एक्स की वैल्यू 1 डाली, वाई की वैल्यू 1 आ गई। एक्स की वैल्यू अगर -1 डालूंगा तो भी हमारा 1 ही आएगा क्योंकि हमारा मोड है। देन एक्स की वैल्यू अगर 2 डालूंगा तो ये भी हमारा 2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू -2 डालूंगा तो फिर भी हमारा ये 2 ही आएगा क्योंकि ये हमारा मोड है। यहाँ पे मैं -2 डालूंगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ये गाइस आपको भी पता होना चाहिए कि हमारा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ कैसे बनता है। अब आप क्लास 12th में आ गए हो, इतनी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। बिना आपको ये x एंड y की वैल्यू निकाल ही पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ कैसे बनता है। मुझे पता है ऐसे बनेगा, आप चाहे वैल्यूज डाल के देख लो, ऐसे बनेगा कुछ। ये हमारा y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ है। अब आप मुझे ये बताओ क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। 100% कॉन्टिन्यूस है। यहां से स्टार्ट किया हमने, बिना पेन उठाए इसको ऐसे बना दिया मैंने, इट मीन्स ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ठीक है कॉन्टिन्यूस को तो हम समझ गए, अब आप नॉन कॉन्टिन्यूस का बताओ। तो आ जाते हैं नॉन कॉन्टिन्यूस पे भी। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस आ जाते हैं हम इस पे भी। जैसे मैं कोई ले लेता हूं, फर्स्ट ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने जैसे कोई लिया, जब मेरी x की वैल्यू 0 से छोटी है या 0 है तब मैं ले लेता हूं मेरा आंसर 1 आएगा। ठीक है, जब भी मेरी x की वैल्यू 0 से छोटी है या 0 है तब मेरा आंसर 1 आएगा। जब भी मेरी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब मेरा आंसर 2 आएगा। ठीक है, ये मेरा कोई फंक्शन है, समझ गए। अब अगर आप इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसको बनाते हैं चलो। 1 2 3 1 2 3 बनाओ इसको, आपको अच्छे से समझ आएगी। माइनस आएगा, -1 -2 1 2 3। देखो जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है या 0 है तब हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है 1, इसको आप y भी ले सकते हो। जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है या 0 है तब हमारा आंसर क्या आ रहा है 1। देखो 0 से छोटी कहां होती है हमारी वैल्यू, इस साइड होती है। तो जब भी हमारी 0 से छोटी है या 0 है तब हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे बना देंगे, ये हमारी x की वैल्यू नेगेटिव इस साइड चल रही है ना 0 से, ये हमारा 0 है तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो मैंने ये 1 पे ऐसे बना दी लाइन, 1 ही आ रही है बार बार। जब हमारी x की वैल्यू -1 होगी तो भी 1 आ रही है, जब हमारी x की वैल्यू -2 होगी तो भी हमारा आंसर 1 आ रहा है, जब हमारी x की वैल्यू -3 होगी तब भी हमारा आंसर 1 ही आ रहा है। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। और जब 0 होगी तब भी हमारा आंसर 1 ही आ रहा है, सही है। अब इस पे आते हैं, जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी क्या हो सकती है, 0.001 भी हो सकती है, 0.000001 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है 0 से बड़ी। तो जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब हमारा आंसर 2 आ रहा है। अब 0 से बड़ी सारी x की वैल्यू इस साइड होती है, इस साइड, तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। इट मीन्स मेरे को 0 से सारी बड़ी वैल्यू लेनी है, तो मैं ऐसे करता हूं, इस पे नोड बना देता हूं और 0 से सारी बड़ी वैल्यू ऐसे डिनोट कर दूंगा। ऐसे हम डिनोट करते हैं, जब भी हमें बोला होता है ना कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम 0 पे ऐसे नोड लगा देते हैं। इस नोड का मतलब होता है कि 0 इंक्लूड नहीं है। अगर 0 इंक्लूड होता तो ऐसे हम इसको भर देते, जैसे हमने इसको भरी है, ये देखो। अब इसको ऐसे हम नोड बनाते हैं, इट मीन्स हमारा 0 इंक्लूड नहीं है, बाकी उसकी सारी बड़ी वाली वैल्यू सारी इंक्लूड है। जब भी हमारा x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा आंसर 2 आ रहा है। तो मैंने ये ग्राफ बना दिया। अब आप खुद मुझे बताओ क्या ये ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नॉन कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान से बताना। मैंने आपको क्या बताया, हमारा पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए। यहां पे देखो हमारा पेन लिफ्ट हो तो रहा, जब मैंने यहां से स्टार्ट किया यहां पे खत्म हो गया, उसके बाद मुझे यहां पे जाना पड़ा, फिर यहां से ऐसे स्टार्ट किया, मेरा पेन लिफ्ट हो गया। ऐसे हुआ, देखो पहले मैं यहां से ऐसे गया यहां तक, फिर मेरा पेन लिफ्ट हुआ, फिर यहां से ऐसे गया। इट मीन्स नॉन कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है ये।
अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो भी हमारा आंसर 1 है, जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब भी हमारा आंसर 1 है, जब हमारी x की वैल्यू 0 होगी तब हमारा आंसर कुछ भी ले लो, यहां पे जैसे 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई फंक्शन है। जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। देन जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब भी हमारी y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। जब भी हमारी x की वैल्यू 0 होगी तब हमारी y की वैल्यू आ रही है 2। अब इसको बनाओ, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 -1 -2 x एक्सिस y एक्सिस। जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1। 0 से बड़ी का क्या मतलब है, इसका मतलब है हम नोड लगाएंगे। इट मीन्स हमारा 0 के इक्वल नहीं है x। अगर यहाँ पे इक्वल होता तब हम इस नोड को भर देते ऐसे पूरा। अब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इट मीन्स हमारा आंसर 1 आ रहा, तो हम ऐसे कर देंगे इसको। नोड का यहां मतलब है कि हमारा x इज इक्वल टू 0 पर आंसर 1 नहीं है। जब हमारी x की वैल्यू 0 है तब हमारा आंसर 1 थोड़ा है, तब तो हमारा आंसर कुछ और है। अब इसको देखते हैं, जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है तब भी हमारा आंसर 1 आ रहा है। 0 से छोटी कहां होगी x की वैल्यू, यहां पे सारी, हमारा आंसर क्या है, 1। तो जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो यहां पे हमारी नोड लग गई और इस साइड हमने ऐसे कर दिया। ये सही है, इतना सबको समझ आ गया। जब भी x की वैल्यू 0 होगी तब कह रहे हैं हमारा आंसर 2 आएगा। जब x की वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर ये रहा 2। अब मुझे बताओ, क्या ये लाइन मैं बिना पेन लिफ्ट करे बना सकता हूं? क्या ये लाइन हमारी कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? इट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। अब कैसे पता लगेगा? जो हमारी लाइन है ये क्या आप बिना लिफ्ट करे बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि देखो यहां पे हमारा नोड आ रहा है। इट मीन्स ये वाली जगह फिल नहीं है, तो ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है, नॉन कॉन्टिन्यूअस। अब कई खुराफाती बच्चे कहेंगे, जो क्लास में सबसे पीछे बैठे होते हैं ना, वो बच्चे कहेंगे सर मैं तो इसको बना दूंगा बिना लिफ्ट करे, ऐसे बना दूंगा, ऐसे ये और ऐसे मैंने बना दिया। सर बताओ अब तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, मैंने इसको बिना लिफ्ट करे बना दिया। अरे यार, ये जो है ना, ये जो नोड है, इसका मतलब ही यही है कि हमारी जो ये लाइन है बीच में से ब्रेक हो रही है, इसका मतलब ही यही है। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स ब्रेक, हेंस ये हमारा नॉन कॉन्टिन्यूअस हुआ। समझ आ गया ना कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं? मैंने आपको पूरे अच्छे से एग्जांपल्स देके बता दिए। अब हमें असली में करने कैसे हैं? असली में हमें ऐसे थोड़ी ना करना है कि हमें कोई फंक्शन दिया होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, फिर उसका हम ग्राफ बनाएंगे, फिर जाके हमें पता लगेगा कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। बेसिकली यहाँ पे तो बहुत इजी फंक्शन दिए थे मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो आगे जाके इतने ईजी नहीं आते कि उनका ग्राफ हम इतनी इजीली बना पाए। कई बार क्वेश्चंस में ग्राफ बनाने बनाने में ही हमें 8-10 मिनट लग जाते हैं। तो इनको जो हमारा मेनली करने का तरीका है ना, वो है हमारा लिमिट्स का तरीका। लिमिट्स की इंट्रोडक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई है, टेंशन मत लेना, लिमिट्स भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इन क्वेश्चंस को हम लिमिट्स वाले तरीके से करते हैं, बार बार हम ग्राफ बना के नहीं देखेंगे सबका कि कॉन्टिन्यूअस आ रहा है या नहीं आ रहा। लिमिट्स वाले तरीके से हमारा ना सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाता है करना। अब लिमिट्स देखते हैं। हेडिंग डाल लो लिमिट। लिमिट के बारे में समझते हैं अब थोड़ा सा। लिमिट को हम डिनोट कैसे करते थे? ऐसे लिखेंगे LIM, जैसे x टेंस टू 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं LT x टेंस टू 2। ऐसे भी लिख सकते थे लिमिट x टेंस टू 3 या LT x टेंस टू 3। इसका क्या मतलब होता है? टेंस टू या अप्रोचेस टू भी कह सकते हो। x टेंस टू 2 या x टेंस टू 3, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि x की वैल्यू हमारी 2 है या x की वैल्यू हमारी 3 है। इनका कभी भी ये मतलब नहीं होता। इनका मतलब होता है
कि हमारी जो x की वैल्यू है वो 2 के बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू है। टेंस टू का मतलब है वो वैल्यू 2 पे पहुंचने ही वाली है बस। जैसे देखो ये हमारी कोई नंबर लाइन है 1 और ये यहां पे 2 आ गया। अब 2 के बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू क्या होगी, इस साइड से देखो हमारी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1.99999, ये हो सकती है। ये हमारी ये वैल्यू भी हो सकती है, ये वाली 2.00000001। ये दोनों हमारी 2 के बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू है ना। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारी 1.99999 ये हो सकती है, या हमारी x की वैल्यू 2.00000001 ये हो सकती है। या ये भी हो सकती थी कि 2-3 9 कम ले लो, बात तो एक ही है, 1.999 ये ले लेता हूं, ये भी हमारी 2 के बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू है। या ये भी ले सकते थे हम 2.0001, ये भी हमारी 2 के बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू है। वो बात गाइस अलग होती है कि हमारी ये वाली जो वैल्यूज हैं ये 2 के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो हम इनको 2 ही मान लेते हैं। जैसे देखो ये हमारी 2 के इतने ज्यादा क्लोज वैल्यू है तो हम इसको 2 भी ले सकते हैं। ये हमारी इतनी ज्यादा 2 के क्लोज वैल्यू है, हम इसको भी 2 ले सकते हैं, इसको भी 2 ले सकते हैं, इसको भी 2 ले सकते हैं। ये अलग बात है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो x की वैल्यू को 2 ही मान लेते हैं। जब हम टेंस लिखते हैं ना इसको 2 ही मान लेते हैं, वो अलग बात है। पर मैंने आपको असली मीनिंग बताया टेंस का मतलब क्या होता है या अप्रोचेस का मतलब क्या होता है। इट मीन्स 2 के बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू, इतनी क्लोज कि 2 पे पहुंचने वाली है वो, हल्का सा उसको इधर उधर कर दोगे ना वो 2 पे पहुंच जाएगी। हमारी लाइफ में क्या होता है गाइस, हम कई जगह ना इज इक्वल्स टू का यूज नहीं कर पाते, इज इक्वल्स टू का यूज नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल मैंने आपको क्लास 11th में भी दिया था। जैसे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 2 पे, एट x इज इक्वल टू 2। तो देखो जब आप x की वैल्यू 2 डालोगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 2 डाला मैंने तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और यहाँ पे भी 0, 0 बाय 0 आ गया। और हमारा जो 0 बाय 0 होता है ये इनवैलिड होता है, ये कभी भी किसी का आंसर आएगा ही नहीं। हमारे मैथमेटिशियंस ने कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा सम नहीं बनाया जिसका आंसर 0 बाय 0 आए। ये हमारा इनवैलिड होता है, इनवैलिड कह लो या इनडिटर्मिनेट कह लो। हमारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा बना ही नहीं है जिसका आंसर 0 बाय 0 है। इसलिए हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। मतलब हम बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू ले लेते हैं 2 की, जैसे 1.999 ले लेंगे या 2.00001 ले लेंगे। इन दोनों वैल्यूज को रख के इस पे आंसर निकाल देते हैं। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्लास 11th में पूरे अच्छे से समझाया हुआ है, पूरे बेसिक से। आप क्या करो, नीचे डिस्क्रिप्शन है, ये जो वीडियो देख रहे हो ना उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे जाओ, सबसे ऊपर लिंक आ रहा होगा बेसिक्स ऑफ लिमिट, वो वाला लिंक खोल दो, आपको पूरे अच्छे से लिमिट और अच्छे से समझ आ जाएगी। वैसे मैंने आपको यहाँ पे भी अच्छे से समझा दी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पर अगर आपको पूरे बेसिक से अच्छे से समझनी है तो आप वो वाली वीडियो देख लो। उस वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हम इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं। x इक्वल टू 2 तो हम रख नहीं सकते, x टेंस टू 2 पे करते हैं, 2 की बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू पे। अब इतना तो हो गया हमारा क्लास 11 तक का कंसेप्ट। अब हम न्यू कंसेप्ट सीखते हैं कि लिमिट का कॉन्टिन्यूटी में यूज कैसे करते हैं। किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस प्रूव करना होता है ना, तो हम लिमिट के कंसेप्ट का यूज करते हैं। सीखते हैं कैसे। जैसे मान लो ये हमारा कोई ग्राफ है, ये मैंने कोई ग्राफ ले लिया, किसी भी फंक्शन का हो सकता है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। हमें देखना है कि हमारा ये ग्राफ इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई पॉइंट है 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पॉइंट है। वैसे तो ये वाला ग्राफ हमारा इस वाले पॉइंट पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, बस अभी मैं आपको समझाने के लिए ये वाला पॉइंट ले रहा हूं। वैसे ले कोई भी सकते हैं, टेंशन मत लो। हमें एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि जो ये हमारा ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करते हैं, लिमिट्स के कंसेप्ट से, वो सीखते हैं। कैसे करेंगे चेक, जो हमारा ये पॉइंट है ना इससे हल्की सी छोटी वाली वैल्यू ले लेंगे, हल्की सी छोटी वाली वैल्यू। जैसे हमारा पॉइंट x इज इक्वल टू 3 है ना, ये इससे हल्की सी छोटी वाली वैल्यू ले लेंगे।
जैसे मैंने 2.999 ले ली, और इससे हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू ले लेंगे, जैसे मैंने 3.000001 ले ली। हम 3 पॉइंट्स पे चेक करते हैं। पहले हम इससे हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे चेक करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई फंक्शन है, ये जो हमारा ग्राफ है ना, इसका कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने 2x² प्लस 3x प्लस कुछ भी ले लो, यहाँ पे कोई हमारा ये फंक्शन है। हम इस फंक्शन को चेक करेंगे x इज इक्वल टू 3 पे, 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे एंड 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे। इट मीन्स मैं यहां पे चेक कर रहा हूं, देखो ये हमारा पॉइंट 3 है ना, 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू कुछ यहां पे होगी, 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू कुछ यहां पे होगी। यहीं पे तो हमारा कुछ होगा ना 2.99999, और यहां पे हमारा कुछ होगा 3.0001, ये वाला पॉइंट पे। तो हम इस पे चेक करते हैं x इज इक्वल टू 3 पे, 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे चेक करते हैं एंड 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे चेक करते हैं। इन तीनों से इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अगर इन तीनों को डालने पे हमारी फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर इन तीनों को डालने पे हमारी फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही तो हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ये वाला कंसेप्ट मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं, जो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया। मैंने आपको एग्जांपल बताया था एफ एक्स इज इक्वल टू, जब हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है या इक्वल है तो हमारा आंसर 1 आता है। जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब हमारा आंसर 2 आता है। ये मैंने अभी आपको डिसकॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल भी बताया पीछे। तो देखो, अगर मैं इसको करना चाहूं कैसे करूंगा, मैंने ग्राफ इसका कैसे बनाया था, सबसे पहले ग्राफ बना लो 1 2 -1 -2, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं 1 2 -1 -2। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहां से ऐसे, और यहां पे हमारी नोड आ जाएगी, क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है ये, तो यहां पे हमारा नोड आ जाती है। ये हमारा ग्राफ बनेगा इसका। अब देखो, ये तो हो गया ग्राफ वाला तरीका। ग्राफ वाले तरीके से मैंने इसको डिसकॉन्टिन्यूअस बता दिया, क्योंकि हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है, ऐसे और ऐसे जा रहा है। अब आते हैं अपने लिमिट्स वाले कंसेप्ट पर। लिमिट्स वाले कंसेप्ट से कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारी डेफिनेशन ब्रेक कहां पे हो रही है। देखो, जो हमारा x है वो 0 से छोटा है तो हमारा आंसर 1 आ रहा है, या इक्वल भी ले लो। जब हमारा x 0 से छोटा है या इक्वल है तब हमारा आंसर 1 आ रहा है। जब हमारा x 0 से बड़ा है तब हमारा आंसर 2 आ रहा है। हमारी डेफिनेशन ब्रेक कहां पे हो रही है, 0 पे। जब 0 से छोटा है तो ये, 0 से बड़ा है तो ये। इट मीन्स हमारी डेफिनेशन 0 पे ब्रेक हो रही है ना, तो हम 0 पे चेक करेंगे इसको, एट x इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने इसको एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक किया था ना, ये तो मैंने ऐसे ही अपने आप कर लिया था अपने मन से। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसमें देखते हैं हमारी डेफिनेशन ब्रेक कहां पे हो रही है। जहां पे ब्रेक हो रही होती है वो वाला पॉइंट ले लेते हैं। अब हमें इसको एट x इज इक्वल टू 0 चेक करना है। कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे चेक करेंगे। 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू क्या होगी, -0.000001। एक बार हम चेक करेंगे 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे। 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, 0.000001। ये हमारी कोई 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू होगी। और हम 0 पे भी चेक करेंगे, तीनों पे चेक करना होता है। जिस भी पॉइंट पे हमें कह रहे हैं चेक करने के लिए, एक तो उस पे, उससे हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे एंड उससे हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे। अब ये जो हल्की सी छोटी वाली वैल्यू, ये जो हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू होती है, इनको हम कहते क्या है, इनको हम लिमिट वाले तरीके से ऐसे कहते हैं। देखो, इस चीज को अगर मैं लिखूंगा ना तो ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा छोटा। इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, ये देखो 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा बड़ा। इसका मतलब होता है जो हमारी वैल्यू है x की, वो हमने 0 से हल्की सी छोटी वाली ली है। ऐसे ही इसका क्या मतलब है, जो हमारी वैल्यू है x की, वो हमने 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू ली है। ओके, ये चीज और ये चीज सेम ही होती है, इसलिए हम कभी भी ये चीज नहीं लिखते। लिमिट्स का कंसेप्ट जब हम यूज कर रहे हैं, हम ये वाला यूज करते हैं। इसका मतलब यही होता है, मतलब 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू। हेंस हम इस फंक्शन को इन तीनों पे चेक करेंगे, इस पे और इस पे। जैसे इसको हमने किया था, इस वाली वैल्यू को हम क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 से हल्की सी छोटी। इसको हम क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 से हल्की सी बड़ी। हम ये चीज लिखते हैं। और इसको हम कहते क्या है,
LHL, इसको हम क्या कहते हैं, RHL। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप खुद देखो, जैसे हम 3 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे जैसे आपने 3 बनाया कहीं, तो 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू कहाँ होगी, इस साइड होगी ना, और 3 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। तो देखो ये चीज हमारी LHL है, 3 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू हमारी ये है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली LHL होती है। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड वाली क्या होती है, राइट हैंड लिमिट, इसलिए हम इसको LHL कहते हैं, इसको RHL। सिमिलरली ये हमारा LHL हो गया, ये हमारा RHL हो गया। पूरे बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको ये। तो देखो अब इन तीनों पे चेक करते हैं इसको। x इज इक्वल टू 0 पे ये जो हमारा फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू जब 0 से हल्की सी छोटी होती है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, जब x की वैल्यू 0 से हल्की सी बड़ी होती है तब हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तीनों पे चेक करेंगे, अगर आंसर सेम आएगा तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर आंसर तीनों का सेम नहीं आता तो हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब इसका आंसर हर हालत में सेम नहीं आएगा, क्योंकि देखो अभी हमने ग्राफ बनाया है, ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस आया था। मैं आपको करके भी दिखाता हूं। देखो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। इट मीन्स f0 हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी यहाँ पे। जब मेरा x 0 होगा तो हमारा आंसर क्या है, देखो जब भी हमारा x की वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दो बस। तो हमारा x इज इक्वल टू 0 पे चेक हो गया। अब x की वैल्यू जब 0 से हल्की सी छोटी होती है उस पर चेक करेंगे। इट मीन्स हम ये निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा fx, इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है। अब आप देखो जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1। देखो जब हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है तब हमें fx की वैल्यू निकालनी है ना, हमारा आंसर क्या है, 1। fx इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे फिर 1 लिख देंगे हम। अब सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 से हल्की सी बड़ी पे निकालो fx इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, fx की हमें वैल्यू निकालनी है जब हमारा x 0 से हल्का सा बड़ा है। जब हमारा x 0 से बड़ा होता है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2, तो इज इक्वल टू 2 लिख दो। अब देखो जो हमारा f0 है, 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू है, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू है, इन तीनों पे हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा ना। जब सेम नहीं आता तो हमारा फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है। यहां पे लिख देंगे हियर f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा छोटा fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 से हल्का सा बड़ा fx। Hence, this function is continuous at x is equals to 0। 0 पर ये वाला फंक्शन हमारा डिसकंटीन्यूअस है। यहां पे लिखेंगे hence this function is discontinuous at x is equals to 0। देखो अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये तीनों सेम होने चाहिए। जिस भी पॉइंट पे हम चेक कर रहे होते हैं, जैसे हम चेक कर रहे हैं, मान लो x इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट ले लिया k। जैसे हम x इज इक्वल टू k पे चेक कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि एफ के इज इक्वल टू होना चाहिए लिमिट x टेंस टू k से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए लिमिट x टेंस टू k से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे किया था 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू। सिमिलरली यहां पे हमने k ले लिया तो k से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू एंड k से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे fx निकालेंगे। अब ये तीनों हमारे इक्वल होने चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो अब मैं आपको समझाता हूं। मान लो हमें 0 पे चेक नहीं करना होता ये वाला फंक्शन, मान लो हमें 2 पे चेक करना होता, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं ये हमारा 2 है। मान लो हमें x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना होता, तो हम कैसे करते, सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फिर 2 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे चेक करेंगे, फिर 2 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे चेक करेंगे। अब आप करके देखो, जब आप करके देखोगे ना तो हमारे ये तीनों के आंसर सेम आएंगे। सेम क्यों आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूअस है 2 पे, ये हमारा x इज इक्वल टू 2 है ना, तो 2 पे देखो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस ही तो है यहाँ पे। इट मीन्स इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे सेम आएगी x इज इक्वल टू 2 पे। और 0 पे सेम क्यों नहीं आई थी, क्योंकि 0 पे देखो हमारा टूट रहा था, यहां से यहां तक गई ये हमारा 0 है, फिर यहां से
जीरो पे देखो हमारा कुछ भी नहीं था, खाली था, यहाँ पे हमारी वैल्यू टूट गई थी। देखो ये चीज हमारी जीरो थी, ये मैंने आपको ऊपर भी बनाया है, यहाँ पे हमारा ये जीरो था ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो थी। देखो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारी सेम आएगी। निकालो, सबसे पहले F2 निकालो, क्या आ जाएगा? जब हमारी x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो हमारा आंसर क्या रहा है? 2, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्का सा छोटा, अब fx की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? जब भी हमारी 2 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू है, इट मीन्स हमारा देखो 2 होता क्या, 2 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू क्या होगी? 1.999 ऐसी कुछ होगी। तो ये 1.9999 हमारा आएगा कहाँ पे? यहाँ पे। जब हमारी x की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो हमारा आंसर 2 आता है, तो यहाँ पे भी हमारा 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंड्स टू, जब 2 से हल्का सा बड़ा होता है तब हमारा आंसर क्या आएगा fx का? जब 2 से हल्का सा बड़ा है तो भी ऑब्वियसली यहीं पे लाई करेगा। जब भी हमारी x की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो हमारा आंसर 2 आता है, यहाँ पे भी हमारा 2 आ गया आंसर। 2 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, सोचो ना, जैसे मान लो 2.000001, तो 2.00001 हमारे यहीं पे लाई करेगा ना। जब हमारी x की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, इट मीन्स यहाँ पे 2.001 हमारा ये x से बड़ा ही तो होता है, इसलिए हमारा आंसर 2 ही आ जाएगा। इट मीन्स हमारा F2 इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस, तीनों इक्वल आ गए। x टेंड्स टू 2 से हल्का सा बड़ा fx, जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। Hence this function is continuous at x is equals to 2. It means हमारा जो ये वाला फंक्शन है fx, ये 2 पे तो कॉन्टिन्यूअस ही था, बस 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस था। ऐसे ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, -1 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, -2 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था जो भी हमारे ऐसे फंक्शंस होते हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ हम जहां पे हमारी डेफिनेशन टूट रही होती है ना, उन्हीं पे चेक करते हैं। बाकी सारी जगह ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं। ये मैंने आपको x इज इक्वल टू 2 पे प्रूव भी करा दिया। आप चाहो तो x इज इक्वल टू 3 पे निकाल के देखो, x इज इक्वल टू -1 पे निकाल के देखो, खुद प्रैक्टिस करो, देखना आपके सबके आंसर कॉन्टिन्यूअस ही आएंगे। सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी हमें किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस प्रूव करना होता है ना, तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम कर देते हैं। जैसे हमें इस पॉइंट पे बताना है कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू, इस पॉइंट से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे चेक करेंगे, इस पॉइंट से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे चेक करेंगे, मतलब k पे चेक करेंगे, k से हल्की सी छोटी, k से हल्की सी बड़ी। अगर तीनों इक्वल आए तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर तीनों इक्वल ना आए तो हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तीनों इक्वल आने चाहिए। अगर कोई 2 इक्वल आ रहे हैं एंड तीसरा इक्वल नहीं आ रहा तो भी हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस ही होता है। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हमारे ये तीनों इक्वल चाहिए हमें, ये ध्यान रखना, हम आगे यूज करेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा अच्छे से। जब तक पूरा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए मैं इसे छोड़ता नहीं हूं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब हमारा fx इज इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, तब तो हमारा आंसर 1 आता है। जब हमारी x की वैल्यू 0, तब हमारा आंसर 2 आता है। ये मैंने आपको पीछे एग्जांपल लिया था डिसकंटिन्यूअस का। अब इसको बिना ग्राफ बनाए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जहां हमारी लिमिट टूट रही है ना, वहां पे देखना है लिमिट हमारी देखो टूट कहां पे रही है। 0 से बड़ी पे हमारा ये वाला आंसर आ रहा है, 0 से छोटी पे हमारा ये वाला आंसर आ रहा है, और 0 पे ये वाला आंसर आ रहा है। इट मीन्स जो हमारी लिमिट है वो 0 पे टूट रही है। बस बात इधर सिर्फ 0 की हो रही है। जब 0 से बड़ी है तो ये वाला आंसर, 0 से छोटी है तो ये वाला आंसर, जब 0 है तो ये वाला आंसर। बात हमारी 0 की हो रही है, इट मीन्स 0 पे हमारी लिमिट टूट रही है, तो 0 पे चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है जो हमारा ये फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चेक करो। अब 0 पे चेक करना है ना, सबसे पहले क्या देखेंगे, 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू, 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू, और 0 पे भी चेक करेंगे। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू, जब हमारी x की वैल्यू 0 से हल्की सी छोटी है तब हमें चेक करना है अपने फंक्शन को। फंक्शन को चेक करना होता है ना, तो यहां पे फंक्शन लिख जरूर दिया करो, fx। सिमिलरली ये चीज हमारी इक्वल आना चाहिए जब हमारी x की वैल्यू 0 से हल्की सी बड़ी है। हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू को हम कैसे शो करेंगे,
लिमिट x टेंस टू 0 से हल्की सी बड़ी, और यहां पे fx आ जाएगा क्योंकि हम fx को चेक करते हैं इसलिए fx आता है। और ये दोनों इक्वल आने चाहिए जब हमारी x की वैल्यू 0 है ना, तब इज इक्वल टू f0 के। मतलब जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तब ये तीनों इक्वल आ जाने चाहिए। सही है? तो अब इन तीनों को निकाल दो। मतलब टू प्रूव हमारा ये होता है। अगर हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है ना, तो हमारा टू प्रूव ये है, ये ध्यान रख लो। सबसे पहले ये निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0, जब x की वैल्यू 0 से हल्की सी छोटी होती है, क्या आएगा हमारा आंसर? जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी है तब हमारा क्या आंसर आ रहा है? 1। तो 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू पे भी 1 ही आंसर आएगा ऑब्वियसली। तो इज इक्वल टू 1 लिख देंगे हम यहाँ पे। अब RHL निकाल दो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे। जब हमारी x की वैल्यू 0 से हल्की सी बड़ी होती है, तो देखो जब हमारी x की वैल्यू 0 से हल्की सी बड़ी है तो हमारा ये वाला चल रहा है ना, x की सारी 0 से बड़ी वाली वैल्यू पे हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो 0 से हल्की सी बड़ी वाली वैल्यू पे हमारा आंसर 1 ही तो आएगा। तो यहां पे 1 लिख दो। अब LHL भी निकल गया हमारा, RHL भी निकल गया। अब F0 निकाल देते हैं। F0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इट मीन्स हमारा LHL, RHL और F0 तीनों इक्वल नहीं आए। ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तीनों इक्वल नहीं है, तो हमारा ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0। दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखो जो हमारा इसका पीछे ग्राफ बना था वो क्या बना था? जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 से छोटी है तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। यहां पे कहीं जैसे मान लेते हैं हमारा 1 है। जब भी हमारी 0 से बड़ी है x की वैल्यू, जब भी हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 से छोटी है तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। इट मीन्स हम इस पे नोड लगा देंगे। 0 से बड़ी वाली वैल्यू सारी ये हो गई, x की सारी 0 से बड़ी वाली वैल्यू यहां पे चलती है, x की सारी 0 से छोटी वाली वैल्यू यहां पे चलती है, तो भी हमारा आंसर 1 आ रहा है। और x इज इक्वल टू 0 पे हमारा आंसर 2 था, ये था। अब इस ग्राफ में देखो, जब हमने x की वैल्यू 0 से हल्की सी छोटी ली, देखो ये हमारा x एक्सिस है। जब हमने 0 से हल्की सी छोटी ली तो हमारा ये वाला ग्राफ चल रहा है। जब हमने 0 से हल्की सी बड़ी ली तो ये वाला ग्राफ चल रहा है, ये वाली लाइन। जब 0 से बड़ी वाली वैल्यू ले रहा हूं तो मेरी ये वाली लाइन चल रही है। जब 0 से हल्की सी छोटी वाली वैल्यू ले रहा हूं तो मेरी ये वाली लाइन चल रही है। जब 0 ले रहा हूं तो मेरा ये आ जाता है। तो डिसकंटीन्यूअस ही हुआ ना ऑब्वियसली। अगर ये वाला पॉइंट मेरा यहां पे आ जाता तब मेरा काम बन जाता। जब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता x इक्वल्स टू जब 0 है तब हमारा आंसर 1 होता है, अगर मुझे ये दिया होता तो 1 मेरा कहां आता? यहाँ पे आता। तो इसको मैं पूरा फिल कर देता तो मेरा ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता, क्योंकि फिर मेरी लाइन ऐसे स्ट्रेट बन जाती बिना पेन उठाए। दैट्स इट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इस अलजेब्रा को देख के घबरा मत जाना, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। बस हमारे 3-4 रूल्स हैं वो हमें समझने होते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे कोई दो फंक्शंस हैं वो कॉन्टिन्यूअस हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया fx और एक फंक्शन ले लिया gx। ये दोनों फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल है, जब हमारे दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना, फिर अगर हम उनका ऐड करवाएं तो जो भी हमारा आंसर आता है वो भी कॉन्टिन्यूअस ही होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? जब हमारे कोई दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं, अगर हम उनका ऐड करवाते हैं fx प्लस gx करवाएं तो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस ही आता है। fx प्लस gx इज कॉन्टिन्यूअस। जैसे मान लो मेरा कोई fx फंक्शन था, मेरा कोई gx फंक्शन था, मैंने इसको दोनों को ऐड करवाया तो मेरा कोई आंसर आया ऐसे, मेरा कोई ग्राफ ऐसे बना। तो ये जो मेरा ग्राफ बना है ना, ये कॉन्टिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पे, चाहे मैं ये वाला पॉइंट ले लूं चाहे मैं ये वाला पॉइंट ले लूं। जैसे ये मेरी कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं,
ये पॉइंट जैसे मेरा है कोई 2 है, जैसे ये मेरा पॉइंट कोई 3 है, जैसे ये मेरा कोई पॉइंट है 7, हर एक पॉइंट पे ये जो हमारा ग्राफ होगा ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दें, एक्स इज इक्वल टू सी लिख दें। मैंने हर एक पॉइंट को एक कॉमन पॉइंट नाम दे दिया सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा हमारा एफ एक्स प्लस जी एक्स। ऐसे ही अगर मैं एफ एक्स में से जी एक्स को माइनस करूंगा वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस आएगा। ये हमारा सेकंड रूल है, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट को मैं डिनोट कर रहा हूं सी से, एट एक्स इज इक्वल टू सी। ऐसे ही हमारा थर्ड पॉइंट है, जब मेरे कोई दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं, अगर मैं उनका मल्टीप्लाई कराऊं ना तो भी हमारा जो आंसर आता है वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है। एफ एक्स इंटू जी एक्स ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है हर एक पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू सी। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा, जब मेरे कोई दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं, अगर मैं उनका डिवाइड करवाऊं, मतलब एफ एक्स बाय जी एक्स करवाऊं, तो मेरा जो भी आंसर आता है वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है। इस कॉन्टिन्यूअस हर एक पॉइंट पे सिवाय एक पॉइंट के, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे ये वाला जो हमारा इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। वो पॉइंट क्या होगा, जब हमारा ये जी एक्स जीरो होगा। तो जब भी हमारे किसी के डिवाइड में जीरो होता है तो आंसर क्या आ जाता है हमारा, नॉट डिफाइन। इट मीन्स ये हमारा नॉट डिफाइन बन जाएगा। अब इसका मतलब ये है हमारा जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस आएगा इसका ग्राफ। तो हम लिखेंगे एफ एक्स बाई जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। बस यहां पे लिख देंगे एक्सेप्ट जी एक्स कैन नॉट बी जीरो। यहां एक्सेप्ट रहने दो, बस कॉमा लगा दो। एफ एक्स बाई जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, सिर्फ जी एक्स जब जीरो हो जाएगा ना उस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इट मीन्स जी एक्स मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। बस ये मेरे 4 रूल्स हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। जो मेरा ये वाला पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं कोई दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लेता हूँ, एफ एक्स ले लेता हूँ मैं, जैसे कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लो, जैसे मैंने साइन एक्स ले लिया। जी एक्स कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लो, जैसे मैंने कॉस एक्स ले लिया। पूरी दुनिया को पता है जो साइन एक्स होता है और जो कॉस एक्स होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। देखो ना, हमारा साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कॉन्टिन्यूअस ही तो बनता है। यहां से जीरो से स्टार्ट हो जाता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनता रहता है, ऐसे इस साइड भी बनता रहता है। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। सिमिलरली हमारा कॉस एक्स का होता है, कॉस एक्स का 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे करके ऐसे इधर भी जाता रहता है। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होते हैं दोनों, साइन एक्स का और कॉस एक्स का। अब इन 4 पॉइंट्स के हिसाब से मेरा कहने का क्या मतलब है, जो हमारा साइन एक्स होगा और जो कॉस एक्स होगा उनका जो एडिशन होगा ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। इट मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। सिमिलरली यहाँ पे इस कॉन्टिन्यूअस भी लिख दो। देन सेकंड, हर एक पॉइंट पे भी लिख देना एट एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब हर एक पॉइंट पे। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसपे ये नॉन कॉन्टिन्यूअस आ जाए, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस आएगा। ऐसे ही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पे। ऐसे ही हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी हमारा हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अब आती है इसकी बारी, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है 10x। कई बच्चे बोलेंगे सर साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है 10x, और सर 10x का तो जो हमारा ग्राफ होता है वो तो नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे देखो हमारा 10x का ग्राफ कैसे होता है, दूसरा पेज ले लेता हूं। जिस जिस बच्चे को 10x का ग्राफ खुद पता है ना, वो खुद बना के देखो 10x का ग्राफ कैसे बनता है हमारा। जैसे हमारा 0 हो गया, ये हमारा π/2 हो गया, ये हमारा पाई हो गया, देन फिर 3π/2 आ जाएगा। 10x का ग्राफ कैसे बनता है, 0 से स्टार्ट होता है। 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 0 पे क्या होता है, 0 इज इक्वल टू 0। 10 30 पे क्या होता है, 1/√3। देन फिर 1 आ जाता है 30 पे, 1/√3। देन 45 पे 1, देन 60 पे, देन 90 पे,
नॉट डिफाइंड, ये चीज सबको पता है। अब आते हैं अपने ग्राफ पे। 0 पे तो हमारा 0 है, देन 30 पे यहाँ पे कुछ 30 डिग्री भी होगा, 30 पे हमारा 1/√3 हो जाता है। देन 45 पे यहाँ पे कहीं 45 होगा, तो 45 पे कहीं हमारा 1 हो जाता है। ऐसे लगा लेते हैं ना, यहाँ पे जैसे मैं 1 ले लेता हूँ, 45 पे हमारा 1 हो जाता है। देन 60 पे हमारा √3 हो जाता है। √3 क्या होता है? 1.73। इट मीन्स कहीं यहाँ पे आएगा 1.73। देन 90 पे हमारा नॉट डिफाइन हो जाता है। 90 ये रहा, ये हमारी 90 वाली लाइन है। 90 पे नॉट डिफाइन हो जाता है। इट मीन्स हमारा 10x का ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसे बन रहा है, और 90 पे टच नहीं होगा क्योंकि 90 पे नॉट डिफाइन है। ऐसे ही सिमिलरली थोड़ा ना ये कर्व होता है, मैंने अच्छे से ग्राफ पे नहीं बनाया ना, तो इसलिए आपको कर्व नहीं लग रहा होगा, हल्का सा ऐसे कर्व में होता है ये, ऐसे। सिमिलरली इस साइड भी आ जाता है जब आप नेगेटिव वैल्यूज डालोगे। सिमिलरली हमारा पाई पे भी ऐसे ही बनता है। पाई हमारा यहाँ पे है, ऐसे करके 3π/2 पे जाके नॉट डिफाइन हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे भी बन जाता है, ऐसे करके नीचे। कभी भी इस लाइन पे टच नहीं करेगा, नॉट डिफाइन होता है इस लाइन पे। तो अब देखो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, यहाँ पे ये हमारा ऐसे बन रहा है, ऐसे। ये वाली जगह कुछ ऐसे, देखो साफ साफ बना देता हूं, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे बन रहा है। तो ये दोनों कहीं मिल तो रहे नहीं है। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हमारा पेन उठना नहीं चाहिए ना, हमारा पेन उठ गया। अब कई बच्चे ये कहेंगे, अब मैं ये कहूंगा ये हमारे कॉन्टिन्यूअस है। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था, मैंने ये चीज आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि हमारा यहां से यहां तक तो कॉन्टिन्यूअस है ना, यहां से यहां तक तो कॉन्टिन्यूअस है, बस सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे नॉन कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स हम लिखेंगे जो हमारा tan थीटा है, tan x है, वो कॉन्टिन्यूअस होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, बस इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, π/2 पे। ऐसे ही 3π/2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहां से यहां तक तो कॉन्टिन्यूअस है ना। मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में बताई थी, जब मैंने आपको ऐसे वाला ग्राफ बनवाया था, ऐसे वाला मैंने आपको बताया था यहां से लेके यहां तक कॉन्टिन्यूअस है, यहां से लेके यहां तक कॉन्टिन्यूअस है, बस इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। x इज इक्वल टू, जैसे ये वाला पॉइंट 3 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सिमिलरली 10x का ग्राफ है, 10x का ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है, और कहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2 पे। जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होते हैं ना, उस पे बस नॉट डिफाइन हो जाता है। अब π/2 पे, 3π/2 पे वो नॉट डिफाइन हो रहा है, इसमें 10x की थोड़ी ना कोई गलती है। हम यहाँ पे लिख देंगे बस 10x हमारा कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ और सिर्फ π/2, 3π/2, 5π/2 इन पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इन पे नॉट डिफाइन है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10x जो है हमारा इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, या लिख लो एट पॉइंट सी। मतलब पॉइंट सी कुछ भी हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट। एट पॉइंट सी 10x हमारा सिर्फ और सिर्फ तब नॉट डिफाइन होगा जब π/2, 3π/2, 5π/2 आ जाएंगे। π/2, 3π/2, 5π/2 को मैं इकट्ठे कैसे लिखता हूं? कलेक्टिवली 2n+1 π/2 ऐसे लिखते हैं हम। n की जगह यहाँ पे कुछ भी डाल दो, 0 डाल देंगे तो π/2 आ जाएगा, 1 डाल देंगे तो 3π/2 आ जाएगा। ठीक है। और अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो हमारा tan थीटा है वो किसकी वजह से नॉट डिफाइन हो रहा है? cos थीटा की वजह से। ऑब्वियसली जो हमारा tan थीटा होता है वो sin थीटा बाय cos थीटा होता है। जब हमारा cos थीटा 0 आ रहा है तभी तो ये नॉट डिफाइन हो रहा है, जब भी हमारा cos थीटा 0 आ रहा है। इन सब एंगल्स पे हमारा cos थीटा 0 हो जाता है ना, 2n+1 π/2 पे। cos π/2 भी हमारा 0 होता है, cos 3π/2 भी हमारा 0 होता है, cos 5π/2 भी हमारा 0 होता है। तो जब जब हमारा cos थीटा 0 हो रहा है, हमारा tan थीटा नॉट डिफाइन हो जा रहा है। इसका मतलब है हमारा cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारा cos थीटा 0 होगा वैसे ही हमारा tan x का ग्राफ नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मैंने आपको ये चीज समझा दी है कि हमारा gx नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए। यहाँ पे देखो हमारा gx क्या था? cos थीटा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, gx कैन नॉट बी 0, cos थीटा कैन नॉट बी 0। ये मैंने आपको अब पूरे अच्छे से समझा दिया, इससे ज्यादा डीप में कोई नहीं समझाएगा, मेरी गारंटी है। sin x बाय cos x इज इक्वल टू tan x होता है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, और हमारा cos थीटा जो cos x है कैन नॉट बी 0। और हमारा cos x 0 होता कब है? जब हमारी x की वैल्यू 2n+1 π/2 होती है।
एन की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, 0 1 2 3 4। जब भी हमारी एक्स की वैल्यू 2n+1 π/2 होगी, हमारा cos थीटा 0 हो जाएगा। इट मीन्स हमारी एक्स की वैल्यू कभी भी 2n+1 π/2 भी नहीं होनी चाहिए। आप ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों लिख दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना ये लिख दोगे तो काम चल जाएगा उससे। ये जो मैंने आपको इतना डीप में समझाया ना 10x के बारे में, ये हमारा एग्जाम्पल 18 है, तभी मैंने आपको इसको इतना डीप में समझाया था। हमारा एग्जाम्पल 18 भी कंप्लीट हो गया इस हिसाब से। अब देखते हैं, हमारी एक थ्योरम आती है कॉम्पोजिट फंक्शंस पे, वो सीखते हैं। हमारी एक थ्योरम है कॉम्पोजिट फंक्शंस पे। कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन के फंक्शन को हमने नाम दिया हुआ है कॉम्पोजिट फंक्शन। जैसे मान लो हमारा कोई फंक्शन है fx, मान लो हमारा कोई फंक्शन है gx, ठीक है। अब मुझे gx का फंक्शन बनाना है। जैसे हमारा कोई ये gx फंक्शन है, इसका मुझे फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद f लगा दूंगा, फंक्शन का फंक्शन। ये हमारा कोई फंक्शन है, ये हमारा कोई फंक्शन है, मैंने फंक्शन का फंक्शन बना दिया। जैसे देखो ना, हमारे पापा होते हैं, पापा के पापा को हम क्या कहते हैं, दादाजी, इनको हमने नाम दिया हुआ है दादाजी। ऐसे ही जो हमारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन का फंक्शन, इनको हमने नाम दे दिया है कॉम्पोजिट फंक्शन। फंक्शन का फंक्शन, ये हमारा फंक्शन था, इसका भी हमने फंक्शन बना दिया, तो ये हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन बन गया। देखो अभी आपको और अच्छे से समझ आएगी, टेंशन मत लो। जैसे देखो, मैं fx को ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, जैसे 2x² ले लेता हूं, और gx को ले लेता हूं, जैसे sin x ले लेता हूं। अब देखो, अगर मुझे f ऑफ gx निकालना हो, याद करो, जैसे मुझे fx इज इक्वल टू 2x² दिया हुआ है और मुझे f1 निकालना है, तो मैं कैसे निकालता था, x की जगह 1 डाल दूंगा, x की जगह 1 डालूंगा तो मेरा f1 निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मुझे f2 निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, इस वाले x की जगह 2 डाल दूंगा दोनों जगह, तो मेरा f2 भी निकल जाएगा। f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सिमिलरली अब मुझे यहाँ पे x की जगह gx दिया हुआ है, इस वाले x की जगह gx दिया हुआ है, तो इस वाले x की जगह, इस वाले x की जगह मैं gx डाल दूंगा। ऐसे करूंगा, देखो मुझे fx इज इक्वल टू 2x² दिया हुआ है, अब इस वाले x की जगह मैंने gx डाला है, तो इस वाले x की जगह भी gx डाल दूंगा, इज इक्वल टू 2 इंटू gx का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब gx की मुझे वैल्यू पता है sin x, यहाँ पे डाल देंगे 2 इंटू sin x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, ये आ जाएगा मेरा। तो जो ये मेरा आया है ना, ये मेरा कॉम्पोजिट फंक्शन है, क्योंकि देखो मेरा fx क्या था 2x², gx क्या था sin x। अब मैंने ये वाला जो gx है ना, ये x की जगह डाल दिया, जो मेरा ये फंक्शन था ना, इस वाले फंक्शन में मैंने ये वाला फंक्शन डाल दिया, इस वाले फंक्शन में जो मेरा x था उसकी जगह मैंने ये डाल दिया, फंक्शन का फंक्शन बना दिया मैंने। तो फंक्शन के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन। ये मेरा कॉम्पोजिट फंक्शन है। हमारी थ्योरम कहती है, अगर हमें कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिए हुए हैं तो उनके फंक्शन का जो फंक्शन है ना, वो भी कॉन्टिन्यूअस ही आता है। जैसे हमारा ये कोई फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस है, जैसे हमारा ये कोई फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इनके फंक्शन का जो फंक्शन होगा ना, ये चीज, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। ये शायद आपकी बुक में थ्योरम 2 या थ्योरम 3 है, देख लेना। बुक में इन्होंने इस चीज को फॉग और गॉफ करके लिखा हुआ है। इस चीज को फॉग लिखा हुआ है और गॉफ भी लिख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं ये क्या होता है। फॉग का मतलब है f ऑफ gx, इस चीज को इन्होंने फॉग लिखा हुआ है, f ऑफ gx, f ऑफ gx, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इन्होंने। देखो ये क्या है हमारा f1, f ऑफ 1 है ना, ये जब हम x की जगह 1 डाल देते हैं ना, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं f ऑफ 1। ये क्या है हमारा f ऑफ 2, ऐसे ही हमारा ये क्या है f ऑफ gx, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है फॉग। ऐसे भी लिख सकते हैं f ओ जी एक्स, f ऑफ gx। ऐसे ही हम गॉफ भी लिख सकते थे। गॉफ का क्या मतलब है, g ऑफ fx। देखो जैसे हमने f ऑफ gx लिखा है, वैसे ही g ऑफ fx लिख देंगे, g ऑफ fx। ये हमारा गॉफ हो गया, इस चीज को हम गॉफ कहते हैं। अब g ऑफ fx किससे लिखेंगे, मैं आपको इसके हिसाब से बताता हूं।
देखो जी एक्स क्या है मेरा, साइन एक्स। एफ एक्स क्या है हमारा, 2x²। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं, जी के इधर डोमेन में एफ एक्स डाल रहा हूं। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x। देखो मेरा जी एक्स क्या है, साइन एक्स। अब इस x की जगह मैं एफ एक्स डाल रहा हूं। अब इस x की जगह मैंने एफ एक्स डाल दिया, तो इस वाले x की जगह भी तो एफ एक्स डालूंगा ना। यही वाला प्रोसेस, सेम टू सेम। जी एक्स की वैल्यू है हमारी जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स की जगह मैंने एफ एक्स डाल दिया, तो साइन में जो x है हमारा, इसकी जगह भी तो एफ एक्स डालूंगा ना, साइन ऑफ एफ एक्स। ये लिख दिया मैंने। अब इस एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, 2x। जी ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x। दैट्स इट। ये जो है हमारा, ये गोफ है, मतलब जी ऑफ एफ एक्स। हेंस हमारी थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके दो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है तो उनका फॉग और उनका गॉफ अगर आप निकालते हो तो वो भी कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। ये हमने फॉग निकाल दिया, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस आएगा। अगर हम गॉफ निकालेंगे तो वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस आएगा। ये हमारी थ्योरम कहती है। दैट्स इट। बस इतना ही था हमारा बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।